बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस में काशिफ अशरफ। आज हम अपने पास अकाउंटिंग में पास पेपर्स में से यानी अपने 5 ईयर या 10 ईयर में से ईयर 2016 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीखने जा रहे हैं। यानी हम अपने पास पेपर में से या 5 ईयर में से ईयर 2016 सेक्शन सी में हम क्वेश्चन नंबर 8 के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाना सीखने जा रहे हैं आज। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सब अपने 5 ईयर को या अपने पास पेपर को ओपन कर लीजिए, ईयर 2016 को निकाल लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है जी। तो ईयर 2000 हमारे पास 16 है और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है हमारे पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। कह रहे हैं ऑन December 31, 2015 द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेहान एंड कंपनी। डेबिट दिया हुआ आपको इन्फॉर्मेशन में, क्रेडिट दिया हुआ है, यानी डेबिट के साथ अकाउंट्स दिए हुए हैं, कैश, रिसीवेबल, सो ऑन। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे आपको अकाउंट्स दिए हुए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेटा रिक्वायर्ड में हमसे पूछा गया है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है बेटा। तो हम ईयर 2016 में सेक्शन सी के क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने जा रहे हैं। बेटा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट को बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत हम इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। आइए सीखते हैं किस तरीके से बनता है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप जिस कंपनी के लिए या जिस बिज़नेस के लिए इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले उस कंपनी का नाम लिखना है। क्या नाम है जी हमारी कंपनी का? रेहान एंड कंपनी। सेकंड लाइन में बेटा हमने क्या करना है, मेंशन करना है कि जी हम क्या बना रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं क्या चीज़? इनकम स्टेटमेंट। तो आपने इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल देनी है। थर्ड लाइन में हमने क्या करना है जनाब, हमने ईयर को शो करना है या उस पीरियड को शो करना है जिस ईयर के लिए या जिस पीरियड के लिए हम इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015, यानी जो पीरियड है उसको मेंशन करेंगे। बेटा इनकम स्टेटमेंट में जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे 2 अकाउंट्स आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रेवेन्यूज़ और नंबर 2 क्या आते हैं? हमारे एक्सपेंस अकाउंट्स आते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है इनकम स्टेटमेंट बनाने का? इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे पहले आप अपने सेल्स रेवेन्यू को लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में जो भी सेल्स रेवेन्यू गिवन होगी, आप सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू को ले लीजिए। सेल्स रेवेन्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई जनाब? हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक हमारे पास सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे दी हुई 75,000। बेटा सेल में से 2 चीज़ों को माइनस किया जाता है। किस किस चीज़ को? सेल रिटर्न को और सेल डिस्काउंट को। अगर सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट भी गिवन हो तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेल में से सेल रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करना है। तो देखते हैं हमारे सवाल में हमें नेट सेल दी हुई, हमें निकालना पड़ेगा। या अगर सेल्स के साथ सेल रिटर्न या डिस्काउंट हो तो पहले आप सेल में से सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस कर लीजिएगा। तो डेबिट साइड पर हमारे पास क्या लिखा हुआ जनाब? सेल्स रिटर्न लिखा हुआ जनाब कितने का? 5,000 का। तो इट मीन्स दैट हम क्या करें, सबसे पहले अपने सेल्स रेवेन्यू में से, सेल्स रेवेन्यू कितनी है? 75,000। इससे पहले फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, किसको माइनस कर दीजिए? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न हमारे पास जो दिया हुआ है सवाल में वो कितने का जनाब? 5,000 का। तो हम क्या करेंगे, अपनी सेल में से 2 चीज़ों को माइनस करते हैं, सेल रिटर्न को और सेल डिस्काउंट को। अगर दोनों हो तो माइनस, दोनों माइनस कीजिएगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ दी हुई है तो एक ही चीज़ माइनस कीजिएगा। तो सबसे पहले सेल में से सेल रिटर्न को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कौन सी सेल आएगी जनाब? नेट सेल। यानी 75 में से आप जब लेस करेंगे 5,000 को तो नेट सेल आएगी 70,000 और इसे हम फाइनल कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट जी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने अपनी सेल में से माइनस करना होता है किस चीज़ को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स दैट जो गुड्स हमने बेच दी उस पर आने वाली कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो हम डायरेक्टली सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर लेते हैं। अगर जनाब गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट कर लेते। तो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट कर लेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे किस में से, नेट सेल में से। क्या फॉर्मेट होता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने का? तरीक़ेकार ये होता है कि आप जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आप मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री लें। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज, नंबर वन इज़ द ओपनिंग, नंबर टू इज़ एंडिंग। हम मर्चेंडाइज ओपनिंग जब देखेंगे तो ये हमें नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में मिलता है, और जब हम मर्चेंडाइज एंडिंग देखेंगे तो नॉर्मली 70-80% ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मौजूद होता है। तो मर्चेंडाइज की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है 15,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री रखेंगे 15,000। इसमें हम क्या करते हैं जनाब, ऐड कर देते हैं किस चीज़ को, परचेजेस को, और अगर परचेज के साथ परचेज रिटर्न या डिस्काउंट हो तो उसे माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद प्लस कीजिएगा। या कोई ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ हो या कैरेज इन दिया हुआ हो तो आप अपनी परचेज में से पहले रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करेंगे, देन परचेज में ट्रांसपोर्टेशन को प्लस करेंगे, देन हम इसे क्या करते हैं जनाब, ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अपने इनकम स्टेटमेंट में जब हम परचेज को ऐड करते हैं तो पहले हम अपनी परचेज में से परचेज रिटर्न को और परचेज डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो उसे ऐड कर कर फिर प्लस करते हैं। तो देखते हैं सवाल में, अगर हमारे पास परचेज के साथ रिटर्न या डिस्काउंट हो तो पहले माइनस कर लेते हैं। तो सवाल में हमारे पास जो परचेज दी हुई है, परचेज हमारे पास है 32,000 का जनाब, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, और इसी के साथ परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 2,000 का। तो सबसे पहले तो हम अपनी परचेज को लिख लें जी, और परचेज को फर्स्ट कॉलम से पहले लिख लीजिएगा ताकि हम इसमें वैल्यू को ऐड और लेस कर सकें। तो हम क्या करेंगे, परचेज को ऐड तो करते हैं लेकिन उससे पहले अगर परचेज के साथ परचेज रिटर्न या डिस्काउंट हो तो पहले उस परचेज रिटर्न या डिस्काउंट को माइनस करके फिर परचेज को ऐड करते हैं। तो परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ यहाँ पर जनाब 2,000 का, और अकाउंटिंग में जब किसी वैल्यू को माइनस किया जाता है उसके साथ ब्रैकेट आता है। तो 32,000 में से 2,000 को लेस कर लें जनाब, तो हमारे पास कौन सी परचेज आ जाएगी, नेट परचेज, और नेट परचेज आएगी हमारे पास 30,000। अब सवाल में देख लेते हैं हम, क्या परचेज के साथ कोई परचेज रिटर्न या कोई परचेज डिस्काउंट मौजूद है, सॉरी कोई ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है या कोई कैरेज इन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, नेट परचेज में ऐड कर देंगे किस चीज़ को, अगर ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इन सवाल में दिया हुआ हो तो हमारे सवाल में क्या दिया हुआ जनाब, ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ है, डेबिट साइड पे कितना लिखा हुआ है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, नेट परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन को ऐड कर देते हैं। जब परचेज में यानी नेट परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन को ऐड किया जाए तो हमारे पास कौन सी परचेज आ जाएगी, टोटल परचेज, और टोटल परचेज हमारे पास जनाब कितनी आ जाएगी, 40,000। मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में हम अपनी परचेज को क्या करते हैं बेटा, प्लस, और परचेज को कैसे प्लस करते हैं, परचेज में अगर रिटर्न और डिस्काउंट हो तो माइनस कर दीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो तो ऐड करके जो आंसर आएगा इसे आप मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस करते हैं जनाब। अब हम क्या करें, मर्चेंडाइज ओपनिंग में परचेज को प्लस कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या जी, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स, यानी जो सामान हमारे पास बेचने के लिए अवेलेबल हो, मौजूद हो। मर्चेंडाइज ओपनिंग का मतलब जो सामान पहले से मौजूद है जी, 15,000 का माल पहले से मौजूद है, सामान मौजूद है, हमने 40,000 और परचेज कर लिया, भाई टोटल कितना हो गया बेचने के लिए, तो 40,000 प्लस 15,000, तो आंसर आएगा हमारे पास 55,000। अब हमने करना क्या है जनाब, हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से हम लेस कर लेते हैं किस चीज़ को, मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री, और नॉर्मली मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मिलती है। तो मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जनाब कितनी है हमारे पास, 5,000। तो हमने क्या किया, 55,000 में से हम 5,000 यानी मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा कितने का जनाब, 50,000 का। अब हमने क्या करना है, हमने सेल में से माइनस करना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट कर लिया 50,000। अब हम अपनी सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करेंगे, माइनस। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया जाए तो कौन सा प्रॉफिट आएगा जनाब हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल है 70,000 की और उसकी जो कॉस्ट है यानी जितने का हमने ख़रीदा या जितने का हमें पड़ा वो है 50,000 रुपये। तो इसका मतलब है हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा कितने का जनाब, 20,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ना हुए हुए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं किस चीज़ को, अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। और इस बात को हमने पहले भी सीखा हुआ, मैं फिर बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। मेन काम ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस का होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में। बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही कर रहे होते हैं। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने सही से पोस्ट किया है तो आपका इनकम स्टेटमेंट भी सही बनेगी और बैलेंस शीट भी सही बनेगी। अब आपने ज़रा मेरी बात तवज्जो से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर टीचर अपने अपने तरीके से बताता है। मुझे बेहतर ये लगता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को किस तरह से देखा जाए। आप अपने ट्रायल बैलेंस से तमाम एक्सपेंसेस को देखते हुए आइए। पहले आप ट्रायल बैलेंस के तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें, उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें, तो उसमें मिस्टेक के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या हमारे पास, हमने सबसे पहले अपने ट्रायल बैलेंस में देखना है डेबिट साइड पर, ठीक है जी। एक्सपेंस पे कैश हमारे पास बैलेंस शीट आइटम होता है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो चुका है, ऑफिस सप्लाइज एसेट है जी, अभी रिकॉर्ड नहीं, मशीन एसेट है जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस है जी। तो पहला एक्सपेंस हमें नज़र आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, अपने इनकम स्टेटमेंट में पहला एक्सपेंस जनाब हम शो करेंगे कौन सा जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। अब देखिएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस से रिलेटेड डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई अकाउंट तो मौजूद नहीं है। एक्रूड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस या कोई टोटल इंश्योरेंस तो नहीं लिखा हुआ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जब देखते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 का। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना आपने। देखिए जनाब ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारे पास 5,000 का। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि जो इंश्योरेंस जो एक्सपेंस हुआ है वो टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ है वो है 3,000 का। इट मीन्स दैट 5,000 का एक्सपेंस रिकॉर्डेड था, वो 5,000 का एक्सपेंस पूरा नहीं हुआ। उस 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ है जनाब। तो हम इनकम स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जी। 5,000 तो रिकॉर्डेड एक्सपेंस है जी, सवाल में बता रहे हैं पूरे साल का 5,000 का एक्सपेंस नहीं हुआ डेटा फॉर एडजस्टमेंट। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो 3,000 का। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इनकम स्टेटमेंट में जो इंश्योरेंस एक्सपेंस लेंगे वो कितने का लेंगे जनाब, 3,000 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस था। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया 5,000 में से 3,000 एक्सपायर हो चुका है या 3,000 का एक्सपेंस हुआ है। इसका मतलब है 2,000 जो बच गया, यानी 5,000 के एक्सपेंस में से 3,000 एक्सपेंस टोटल हुआ। अब ये जो 2,000 का एक्सपेंस बच गया ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। अब 5,000 में से 3,000 हमने रिकॉर्ड करना इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस, बाकी जो 2,000 का एसेट बच गया या जो प्रीपेड बच गया ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अब हम अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट एक्सपेंस जी, अब हम देखते हैं जी हमारे पास ड्राइंग लिखा हुआ है, परचेज, सेल रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन इन रिकॉर्ड हो गया, रेंट एक्सपेंस। तो सेकंड एक्सपेंस अकाउंट हमारा कौन सा है जनाब, सेकंड कहलाता है रेंट एक्सपेंस। अब हमारे पास रेंट एक्सपेंस कितने का दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस डेटा फॉर ट्रायल बैलेंस में 20,000 का। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, कोई एक्रूड रेंट
या कोई प्रीपेड रेंट या रेंट फॉर द ईयर तो नहीं लिखा हुआ। अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड रेंट लिखा हुआ हो तो प्लस कर दिया जाता है, प्रीपेड रेंट लिखा हो तो माइनस कर देंगे, और टोटल रेंट लिखा हो तो वही अमाउंट हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लेते हैं। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं जी, हमारे पास कह रहे हैं आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज यूज्ड है, इंश्योरेंस है, अर्नड कमीशन है, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। इट मीन्स दैट हमारे पास कोई रेंट एक्सपेंस मौजूद नहीं है, तो हम डायरेक्टली रेंट एक्सपेंस को जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कितने का जनाब, 20,000 का, इसे डायरेक्टली लिख लेंगे। अब हम आ जाएंगे किस चीज़ पे, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखने के लिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हो गया। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं। नंबर 1 मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखा, सॉरी एंडिंग लिखा हुआ, ये रिकॉर्ड हो चुका। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा आएगा हमारे पास एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें दिया हुआ कितने का जनाब, 3,000 का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, यूज्ड का मतलब एक्सपेंस, यानी वो ऑफिस सप्लाईज जो यूज़ हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, इस्तेमाल हो चुकी है। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में कोई ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस या ऑफिस सप्लाईज तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होगा तो पहले एडजस्ट करके फिर हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो हमारे सवाल में जो ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में, 4,000 रुपये का ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्डेड है ट्रायल बैलेंस में। नीचे कह रहे हैं ऑफिस सप्लाईज यूज्ड 2,000, यानी 4,000 में से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गया। कितने का एक्सपेंस हो गया जनाब, 2,000 का। मेरी बात ध्यान से सुनना है। टोटल ऑफिस सप्लाईज यानी 4,000 रुपये के ट्रायल बैलेंस में, अब उस 4,000 में से बेटा 2,000 का यूज हो गया, तो 2,000 जो यूज हो गया वो एक्सपेंस है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में। अब बाकी कितना बच गया भाई, 2,000 रुपये का एसेट, ये कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, बैलेंस शीट में। यानी ऑफिस सप्लाईज को हम कैसे ट्रीट करेंगे, 4,000 का ऑफिस सप्लाईज था, 2,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। 2,000 रुपये का हमारा एसेट है, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, बैलेंस शीट में। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद लिखा हुआ है अनअर्न्ड कमीशन, अभी हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करें। फिर लास्ट अकाउंट लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस मौजूद ना हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में वो एक्सपेंस दे दिया जाए, यानी कोई ऐसा अकाउंट जिसका टाइटल यानी वो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में मौजूद ना हो लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में वो एक्सपेंस दे दिया जाए, तो ये एक्सपेंस भी एक्रूड एक्सपेंस होता। तो याद रखना बेटा, एक्रूड एक्सपेंस की दो नेचर होती हैं, एक ये हमारा एक्सपेंस है और दूसरा ये हमारा पेएबल भी होता है। अब एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है कहाँ रिकॉर्ड होगा जी, इनकम स्टेटमेंट में। किस नाम से रिकॉर्ड करें जी, सैलरीज एक्सपेंस के नाम से। कितना है सैलरीज एक्सपेंस जनाब, सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है टोटल हमारे पास 10,000 का, और कोई एक्सपेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम क्या कर लें, इन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम कर लें। जब सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे जनाब ये कितने के, 38,000। अब हमने क्या करना है, जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे बेटा, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 का, और जो हमारे कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 38,000। इट मीन्स दैट प्रॉफिट कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, अगर प्रॉफिट कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो हमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर लॉस होगा। अब इस लॉस को या तो आप नेट लॉस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं बेटा, ऑपरेटिंग लॉस कहेंगे। अगर सवाल में सेल्स के अलावा यानी सेल्स रेवेन्यू के अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, लाइक रेंट इनकम, कमीशन इनकम, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, तो फिर इस लॉस को या इनकम को हम कौन सा लॉस या इनकम कहेंगे, ऑपरेटिंग लॉस या ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। मैंने ऑपरेटिंग लॉस क्यों लिखा जी, हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम और मौजूद है क्वेश्चन में। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम हेडिंग डालते हैं, ऐड अदर सोर्स ऑफ इनकम।
अब अदर सोर्स ऑफ इनकम में हमने देखना है जी हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में क्या मौजूद है, लिखा हुआ है अनएर्न्ड कमीशन, और हमने देखा था डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी एक पॉइंट अनएर्न्ड कमीशन का आया था। अब बेटा हमारे पास अनएर्न्ड कमीशन या अनएर्न्ड की नेचर लायबिलिटी होती है। ट्रायल बैलेंस में अनएर्न्ड कमीशन हमारे पास कितने का रिकॉर्ड है जी, 20,000 का, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं 1,000 का अनएर्न्ड कमीशन बचा है। इस बात का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट आपके पास जो अनएर्न्ड था वो पहले था 20,000 का, अब ट्रायल बैलेंस में 20,000 का अनएर्न्ड रिकॉर्डेड है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे जी अब अनएर्न्ड बचा है कितने का, 1,000 का। बेटा ट्रिक के लिए एक बात बता रहा हूँ, याद रखना है, अनएर्न्ड अल्टीमेटली इनकम में ही कन्वर्ट होता है, और दो अनएर्न्ड के दरमियान, दो अनएर्न्ड का मतलब ट्रायल बैलेंस में भी अनएर्न्ड हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी अनएर्न्ड हो, तो दो अनएर्न्ड के दरमियान डिफरेंस इनकम होता है जनाब। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अनएर्न्ड कमीशन लिखा हुआ है 20,000 का, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं जी अब अनएर्न्ड बचा है 1,000 का। मैंने कहा अनएर्न्ड कमीशन अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होगा, इनकम में। 20,000 का अनएर्न्ड था, अब बचा 1,000 का, तो भाई 19,000 कहाँ चले गया, तो 19,000 कन्वर्ट हो गया हमारी इनकम में, यानी कौन से इनकम में, कमीशन इनकम में। तो याद रखना बेटा दो अनएर्न्ड के दरमियान डिफरेंस इनकम होगा, यानी ट्रायल बैलेंस में अनएर्न्ड और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर अनएर्न्ड हो तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इनकम है। भाई अनएर्न्ड 20,000 का रिकॉर्ड था, अब अनएर्न्ड बचा 1,000 का, तो 19,000 कहाँ चला गया, कन्वर्ट हो गया हमारे इनकम में। और कौन सी इनकम लिखूँ बेटा यहाँ पर, उसको मैं इसकी कमीशन इनकम, और कमीशन इनकम में यहाँ पर कितनी लिखूंगा बेटा, कमीशन इनकम लिखूंगा मैं 19,000। देखिए बेटा हमारे पास लॉस कितने का आ रहा था यहाँ पर जनाब, हमारे पास जो लॉस था, सॉरी मैं लिखना भूल गया, 20 में से 38 को माइनस किया, यानी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 का था और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 38,000 का, तो हमारा ऑपरेटिंग लॉस आया था कितने का जनाब, 18,000 का, और इस 18,000 के लॉस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 18,000 का लॉस हुआ था हमें और हमारे पास इनकम आ रही है 19,000 की, तो हमारे पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी आपके पास अगर लॉस कम है और इनकम ज़्यादा है तो जो नेट आंसर बचेगा, यानी जो नेट इनकम या जो नेट लॉस आएगा वो क्या होगा, अगर एक्सपेंस या लॉस ज़्यादा होता तो हम नेट लॉस लिखते, और अगर इनकम ज़्यादा होगी तो नेट इनकम लिखेंगे। तो हमारे पास सवाल में लॉस है 18,000 का और इनकम है 19,000 की, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है, तो हमारे पास जो नेट आंसर बचेगा, इस नेट आंसर को हम क्या कहेंगे जनाब, अपनी नेट इनकम, और नेट इनकम कितने की आएगी हमारे पास, 1,000 की। होपफुली कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बनाने जा रहे हैं किस चीज़ को, अपनी बैलेंस शीट को। अच्छा जी, अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने का भी प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके तहत हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। बेटा याद रखिएगा, दो अकाउंट यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में। अब तीन अकाउंट बच गए बेटा, क्या क्या, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, जिसे ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर बेटा, हम बैलेंस शीट में। तो याद रखिएगा बैलेंस शीट में 3 अकाउंट्स आते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। बैलेंस शीट बनाने का बेटा फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप जिस बिज़नेस के लिए काम करें उस बिज़नेस का नाम लिखते हैं। तो हमारे बिज़नेस का नाम है जी रेहान एंड कंपनी। क्या बना रहे हैं बेटा हम, इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं इस रेहान एंड कंपनी की क्या चीज़ बेटा, बैलेंस शीट, और इसके साथ स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है एज ऑन, जिस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के एंड पर बनाया जाएगा उस डेट को मेंशन किया जाता है, December 31 एंड 2015। बेटा बैलेंस शीट में हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कारोबार के तमाम एसेट्स आएंगे और उसके साथ एक कॉलम अमाउंट का बनेगा। बेटा राइट हैंड साइड पर इक्विटीज़ आती हैं और इक्विटीज़ के साथ हम एक कॉलम बनाते हैं किस चीज़ का बेटा, अमाउंट का। ठीक है बेटा, तो बेटा हमें ये मालूम है सबसे पहले बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या रिकॉर्ड होंगे, एसेट्स रिकॉर्ड होंगे। और बेटा हम एसेट्स में सबसे पहले कौन से एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, पहले लिखते हैं हम बेटा कौन से एसेट्स को, करंट एसेट्स को।
हम जानते हैं कि देयर आर द टू टाइप ऑफ एसेट, करंट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो, नॉन करंट एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, उन्हें नॉन करंट एसेट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं बेटा। सबसे पहला जो करंट एसेट होता है बेटा वो हमारे पास क्या कहलाता है, कैश कहलाता है। तो देखिए सवाल में हमारे पास कैश का अकाउंट मौजूद है, यस। तो कैश हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कितने का, 7000 का। बेटा आपने दूसरा अकाउंट देखना है बैंक। अगर क्वेश्चन में बैंक मौजूद हो तो बैंक को लिखिएगा, तो बैंक का अकाउंट मौजूद नहीं। बेटा हम फिर किस चीज़ को लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं किस चीज़ को, अकाउंट रिसीवेबल को, अगर मौजूद हो तो अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है हमारे पास बेटा, यस मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 30,000 का। अच्छा बेटा हमने प्रीवियस क्वेश्चन यानी पास्ट पेपर्स में देखा कि हम रिसीवेबल में से अलाउंस और बैड डेब्ट को माइनस करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में या दोनों में अगर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट गिवन हो तो पहले रिसीवेबल में से बैड डेब्ट को माइनस कीजिएगा, फिर अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा। अभी हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट मौजूद नहीं है जी। फिर हम क्या देखते हैं जी, उसके बाद रिसीवेबल के बाद देखते हैं कोई नोट रिसीवेबल है हमारे पास, कोई बिल रिसीवेबल्स हैं तो ये भी मौजूद नहीं है, होते तो फिर इनको लिखते। फिर उसके बाद देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मौजूद है, और हम इस बात को बार बार रिपीट करते हैं कि हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज की कौन सी इन्वेंट्री लेते हैं जनाब, मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री। देयर आर द टू टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड एंडिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास सवाल में बैलेंस शीट में हम मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री लेंगे, और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमें नॉर्मली डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मिलती है, और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है जनाब, 5000 की मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री है। अब मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री के बाद बेटा हम देखते हैं कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। बेटा याद रखिएगा इस सवाल में थोड़ा सा चेंज था, वो ये सवाल में लिखा हुआ था इंश्योरेंस एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 5000 के, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया था कि इंश्योरेंस जो है हमारे पास एक्सपेंस जो हुआ है वो 5000 नहीं 3000 है। तो बेटा 5000 का एक्सपेंस रिकॉर्डेड था और उसमें से एक्सपेंस हुआ कितना बेटा, 3000। बेटा 2000 जो बच गया वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो अब हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री के बाद देखते हैं कोई प्रीपेड है हमारे पास, तो यस हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस बचेगा। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का इंश्योरेंस एक्सपेंस था भाई, 5000 का, हुआ कितना 3000। अब कितने का बच गया जी, 2000 रुपये, ये हमारा प्रीपेड बच गया। तो 2000 का हम प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड करेंगे। अब प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद देख लीजिए कोई प्रीपेड रेंट तो मौजूद नहीं है, या कुछ और प्रीपेड में मौजूद तो नहीं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना होता है, ऑफिस सप्लाइज मौजूद हैं हमारे सवाल में। तो हमारे पास सवाल में ऑफिस सप्लाइज ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था 4000, और बेटा लिखा हुआ था डेटा फॉर एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाइज यूज्ड, और कितने की बेटा 2000, यानी 4000 का ऑफिस सप्लाइज था हमारे पास। 4000 में से यूज कितना हो गया, ये एक्सपेंस कितना हुआ, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 2000 का। भाई 4000 का एक्सपेंस एसेट था, 4000 के एसेट में से 2000 एक्सपेंस हो चुका है। अब एसेट कितने का बच गया, तो अब हमारे पास जो ऑफिस सप्लाइज बचा हुआ है, ये ऑफिस सप्लाइज बचा है कितने का जनाब, 2000 का, यानी 4000 का एसेट था, 4000 में से 2000 एक्सपेंस हो गया, हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब बाकी कितना बच गया, 2000, और ये 2000 का एसेट अब हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, अपनी बैलेंस शीट में। ऑफिस सप्लाइज के बाद हम देखते हैं कोई एक्रूड इनकम्स हैं, तो हमारे पास सवाल में कोई एक्रूड इनकम भी मौजूद नहीं है। ये हमें पता चल जाता है एक्रूड इनकम है या नहीं, अगर हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम में कोई एक्रूड इनकम होगी तो हम उसको भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में भी। अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कौन से एसेट को जी, पहले करंट मुकम्मल हो गए, अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं नॉन करंट एसेट्स को, या जिन्हें आप फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास नॉन करंट एसेट में नंबर 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ जनाब, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट है, और इन्वेस्टमेंट कितनी की जी, हमारे पास 25,000 की ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई।
अब देखते हैं जी कोई और नॉन करंट एसेट तो नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास सवाल में एक नॉन करंट एसेट और दिया हुआ है और वो क्या है जनाब, मशीन। तो हम नेक्स्ट नॉन करंट एसेट क्या लिखें जनाब, मशीन लिखेंगे। और मशीन हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो रिकॉर्ड हुई हुई है वो कितने की है जनाब, 40,000 की। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि हम अपने फिक्स एसेट में से अगर उसके साथ कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो हम अपने एसेट में से पहले क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। किस चीज़ को लेस कर देंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। अब देखिए क्या ट्रायल बैलेंस में कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है या दोनों में मौजूद हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो हम देखते हैं हमारे सवाल में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन 2000। भाई क्या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी कोई अलाउंसेस मौजूद हैं हमारे पास, तो यस डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी हमारे पास लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीन कितने का जनाब, 3000 का। अच्छा जी, आई रिपीट अगेन कि बेटा अगर हमारे पास एसेट के साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हो तो हम क्या करते हैं, पहले एसेट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और फिर देन उसे अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने का मौजूद है जनाब, 2000 का, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी मौजूद है। बेटा अगर हम देख लेंगे ट्रायल बैलेंस में या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, दोनों में अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं। क्या मतलब, ट्रायल बैलेंस का 2000 रुपये का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कितने का, 3000 का है। तो बेटा हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3000 × 2000 कितना आएगा, 5000। तो हम अपने एसेट में से यानी 40,000 में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो माइनस करेंगे वो कितने का, 5000 का। अब आपके जहन में सवाल आएगा भाई डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी तो कितने का था, 3000 का, हमें यहाँ से 3000 माइनस करना चाहिए। तो जहन में रखना है हमने ये बात, इनकम स्टेटमेंट यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ वो और जो ट्रायल बैलेंस में दिया हो वो, पहले दोनों को प्लस कर लें यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5000, उसके बाद माइनस कीजिए। अब हमारे पास मशीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 - 5, तो आंसर आएगा कितना, 35,000। तो हमारे तमाम एसेट्स, इसके अलावा कोई एसेट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारे एसेट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, कौन से साइड को सॉल्व करना है, इक्विटीज़ को। और इक्विटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 लायबिलिटीज़ आएंगी हमारी और नंबर 2 हमारी ऑनर्स इक्विटी। बेटा लायबिलिटीज़ भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी लायबिलिटीज़, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो पहले हम कौन सी लायबिलिटीज़ लेंगे, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी में जो पहला अकाउंट होता है वो होता है अकाउंट्स पेबल, मौजूद है हमारे सवाल में, तो अकाउंट्स पेबल मौजूद थे हमारे सवाल में, तो हम लिखेंगे पहले अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास कितने का मौजूद है जी, अकाउंट्स पेबल हमारे पास क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है कितने का, 15,000 का। फिर बेटा हम अकाउंट्स पेबल के बाद देखेंगे कोई नोट्स पेबल हैं सवाल में, अगर नोट्स पेबल हैं तो फिर आप नोट्स पेबल को लिखिएगा। अब जी नोट्स पेबल कितने के जी सवाल में मौजूद है, यस, तो नोट्स पेबल क्रेडिट साइड पे हमारे पास 33,000 के हैं। फिर बेटा नोट्स पेबल के बाद देखते कोई बिल्स पेबल है हमारे पास, नहीं है, अगर होता तो लिखते। फिर बिल्स पेबल के बाद हम देखते कोई बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, अगर होते तो लिखते। फिर हम देखते कोई अनअर्न्ड कमीशन या कोई अनअर्न्ड इनकम है, तो यस हमारे पास अनअर्न्ड इनकम था, अनअर्न्ड कमीशन अगर आप सबको याद हो। अब अनअर्न्ड कमीशन हमारे पास कितने का था, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था अनअर्न्ड कमीशन 20,000 का, यानी लायबिलिटी 20,000 की थी। उसमें से हमने इनकम में लिखा भाई हमने कितना अर्न कर लिया, 19,000। अच्छा जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो अनअर्न्ड कमीशन है ट्रायल बैलेंस में वो कितने का था, 19,000 का। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो हमारे पास अनअर्न्ड कमीशन है वो 1,000 का, यानी हम 20,000 के अनअर्न्ड में से 1,000 का अनअर्न्ड बचा, यानी हम 19,000 तो अर्न कर चुके हैं, यानी कमीशन इनकम में कन्वर्ट हो गया। यानी 20,000 के अनअर्न्ड कमीशन में से
19,000 कन्वर्ट हो गया किस में, कमीशन इनकम में। तो भाई अब अनर्न कितने का बचेगा, 20,000 में से 19,000 आप अर्न कर चुके हैं, तो अब कमीशन इनकम हमारे पास कितने का बचेगा जनाब, ओनली 1,000 का। रिपीट अगेन, 20,000 का अर्नड कमीशन ट्रायल बैलेंस में और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 1,000 का अर्नड कमीशन है। इट मीन्स 19,000 का था, अब 1,000 बच गया, तो उसका मतलब है हम 19,000 कमा चुके हैं, यानी अर्नड कन्वर्ट हो गया इनकम में। तो अब अर्नड कितने का बच गया, 20 में से 19,000 अगर आपने अर्न कर लिया तो 1,000 का अर्नड बच गया। आई होप सो दैट कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कोई एक्रूड एक्सपेंस है, तो हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000 लिखा हुआ था और इसका कोई भी अकाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मौजूद नहीं था। याद रखिएगा, अगर कोई अकाउंट ट्रायल बैलेंस में मौजूद ना हो, ओनली डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो, तो वो भी हमारा एक्रूड एक्सपेंस ही कहलाता है। तो सैलरीज फॉर द ईयर लिखा हुआ है और एक्रूड एक्सपेंस की बेटा दो नेचर होती हैं। ये एक्रूड हमारा एक्सपेंस भी होता है और साथ में पेबल भी होता है, यानी आप इसको इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में पेबल के नाम से। तो सैलरीज पेबल कितना रिकॉर्ड करूं जी मैं यहाँ पर, 10,000 का। फिर इसके बाद हम देखते हैं सवाल में कोई नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हैं क्या। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ लाइक बैंक लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, मॉर्गेज पेबल्स, इस तरह की अगर कोई लायबिलिटी होती तो पहले हम करंट लायबिलिटीज़ लिखते, फिर कौन सी लायबिलिटीज़ लिखते, नॉन करंट। तो अभी हमारे पास सवाल में नॉन करंट लायबिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं किस चीज़ की जी, ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले हम क्या रखते हैं जनाब, कैपिटल एट स्टार्ट, या जिसे कैपिटल भी कहा जाता है, या ऑनर के नाम के साथ कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कैपिटल लिखा है। तो हमारे पास सवाल में कैपिटल जो दिया हुआ है जनाब वो कितने का, 50,000 का। फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर लेते हैं किस चीज़ को, अपनी नेट इनकम को ऐड करते हैं, और अगर नेट लॉस होगा तो उसे क्या कर देंगे जनाब, माइनस कर देंगे। तो हमें सवाल में देखना है इनकम स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमारे इनकम स्टेटमेंट में कितने की इनकम है जनाब, या प्रॉफिट कितने का है, 1,000 का। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में नेट इनकम को प्लस करेंगे और नेट इनकम है कितने की, 1,000 की। तो कितना आएगा हमारे पास, 51,000 का। अब देख लीजिएगा सवाल में आपके पास कोई ड्राइंग्स हैं क्या, तो आप क्या करेंगे, नेट इनकम को प्लस कर देंगे और ड्राइंग्स हो तो उन्हें क्या करेंगे जनाब, लेस करेंगे। तो हमारे सवाल में ड्राइंग्स मौजूद है कितने की जनाब, ड्राइंग्स है हमारे पास 4,000। तो हम क्या करें, अपने कैपिटल में से ड्राइंग 4,000 को माइनस कर दें। अब जो आंसर आएगा उसे फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखिए। तो 51 में से 4,000 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 47,000। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का, कौन कौन सी साइड्स का, एसेट और इक्विटीज, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। और जब आप टोटल करते हैं तो आपके जो एसेट्स हैं वो बराबर आना चाहिए किस चीज़ के, इक्विटीज़ के। तो कितना है जनाब हमारे पास, कैश है 7,000, रिसीवेबल 30, तो कितना हो गया 37,000। 37 एंड 5 कितना होगा, 42। 42 एंड 2 कितना हो गया हमारे पास जी, 44 एंड 2 कितना हो गया, 46। 46 एंड 25 कितना हो गया जी हमारे पास, 71। 71 एंड 35 तो आंसर आएगा हमारे पास 1,06,000। और जब आप इक्विटी साइड का भी सम करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए जनाब, 1,06,000। तो टोटल इक्विटीज़ का आंसर भी कितना आ रहा है, 1,06,000। जहाँ काम मुकम्मल करेंगे डबल लाइन ड्रॉ करके इसकी फुटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। आज जो आपको समझाया होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।